सो वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। लाइव स्ट्रीम थी हमारी, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए। चलिए अब इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक पहुंचाऊंगा। मेन चीज है वीडियो आप तक पहुंचना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्विकली चलते हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज बताइए। बहुत सिंपल सी कहानी है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। सिंपल सी कहानी, इसे डिनोट किया जाता है कॉलम्स में, ठीक है, सी। और दो तरह की चार्जेस होती है, फ्रैंकलिन ने कॉन्सेप्ट दिया था। एक होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हमारे पास, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन देगी, देने वाली बॉडी पे हमेशा से पॉजिटिव चार्ज आता है और जो बॉडी रिसीव करती है उस पर हमेशा से नेगेटिव चार्ज आता है। बहुत सिंपल। सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब हर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब यह होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या हुआ सर कि चार्ज को एक अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। अगर एक बॉडी पे बहुत सारी चार्जेस हैं, एक बॉडी है उस पर एक चार्ज 2q है, एक चार्ज 3q है, एक 5q के ऊपर चार्ज है, तो अलजेब्रिक सम मुझे जब बॉडीज का पता चलेगा तो इन सबको बेसिकली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं हम, 5 3 8 2 इस तरह से। समझ गए बात? अब दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या हो सकती है? चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज बेसिकली क्या की जा सकती है? चार्ज को याद रखना, चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय ना ही बेसिकली क्रिएट किया जा सकता, तो ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात, तो इसका मतलब यह है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फिर भी बॉडी में चार्ज तो रहा बेटा। अब दूसरी बात है चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज का वैल्यू रिमेन रहेगा, सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड। स्पीड में वेरी। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को जब भी हम एग्जैक्टली जाएंगे या किसी भी इसमें बात करते हैं चार्ज के कॉन्सेप्ट पे, तो याद रखना, मैं अगर किसी से मांगने जाऊं कि चार्ज एक इस तरह की क्वांटिटी मान के चलो मुझे 4.5 कोलम्स का चार्ज चाहिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्ज एक पर्टिकुलर फैशन में मिलती है, इज इट राइट? लाइक नेचुरली करेंगे आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से चल सकता है। अब इसके बेस पे अगर चार्ज किसी भी मटेरियल के अंदर फ्लो कर पाती है अच्छे से तो उसे कंडक्टर कहा जाता है बेटा। अगर नहीं फ्लो कर देती तो सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मेटल में आपके मेटल्स आ सकते हैं ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, अलॉयज वगैरह इसमें आएंगे। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा। इंसुलेटर में अगर बात करें तो डू नॉट अलाउज द करंट टू पास थ्रू, एक करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है। अब उसमें नहीं पढ़ते कि क्यों नहीं पास होने देते, तो जनरली कॉन्सेप्ट आता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाकियों में ये कम होते हैं, तो ये रीजन है। अब दूसरी बात अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लाइव में पढ़ाया हुआ था, तो उसी की एग्जैक्टली राइटिंग जो है आपको यहाँ पे दिख रही होगी। चलिए अब बात करते हैं बेसिकली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, कितने में? विद रिस्पेक्ट टू किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो मतलब सर करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। और इसी को बेटा हम अगर थोड़ा सा चेंज करें तो आई कैन राइट द सेम फॉर्मूला एज QIT, तो इससे याद रखेंगे आप किट QIT के हिसाब से। समझ गए बात को? अब 1 एम्पियर क्या होता है? कल एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब 1 एम्पियर का करंट होगा, याद रखना 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम का चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो इस दौरान जो आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ वो 1 एम्पियर का करंट होगा बेटा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया था, सिंपल यही फार्मूला लगाना था और इसके ऊपर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। समझ गए बात को? देखिए कैसे करना है। आपके पास क्या दे रखा है? करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 2 आवर्स। एक डिवाइस है, उसमें से करंट निकाला जा रहा है, 0.2 एम्पियर का करंट उसमें से निकाला जा रहा है। तो करंट बेटा दे रखा है 0.2 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? टाइम 2 आवर्स में। जब भी टाइम आवर्स में हो तो बेटर टू कन्वर्ट इट टू सेकंड्स। बेटर क्या, हमेशा से कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में। तो आंसर आएगा इज इक्वल टू QI और T। Q किसके बराबर होता है? I। I तुम्हारे पास है, I का वैल्यू लगा दो सर, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 रख लो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम क्या था? 2 आवर्स, उसको कन्वर्ट किया मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में। समझ गए बात को?
तो Q इज एग्जैक्टली इक्वल टू, यहां पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 2 इंटू 60, ठीक है। अगर इसे मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, समझ गए बात को, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास सीधा ही 60 इंटू 60, ठीक है। सो 2 5 आर 10, यहां से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 120 इंटू 60, ठीक है। 5 1 आर 5, 5 0 आर 0, ठीक है। यहां पे देख लो अच्छे से, आपके पास आपने क्या किया, दिस इज 5, 60 से 5 को आप काट रहे हैं, किया क्या सर हमने, 5 5, सिंपल बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ 5 1 आर, 2 आगे गए, 5 2 आर 10, तो 120 इंटू 12, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं, 0 0 हो जाएगा, 12 12 आर 144, ठीक है। तो ये आपके पास जो टोटल करंट है एम्पियर्स में निकल के आ जाएगा। क्या निकाल रहे थे हम, ऑब्वियसली चार्ज निकाल रहे थे बेटा कॉलम्स में, तो सी होगा, डायमेंशन को याद रखेंगे अच्छे से, यूनिट को याद रखेंगे अच्छे से। सेम इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क करके जाना, आने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस के। आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो अच्छे से, ठीक है, याद अगर हो आपको, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें एक्चुअली अगर आप ओके जस्ट अ सेकंड, नाउ देखिए, अगर अगर मेरे पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्क डन का, ठीक है, अच्छे से समझ लो इस चीज को। ओके नाउ ओके, देखिए वर्क डन क्या होता है बेटा, अगर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस वन। पोटेंशियल डिफरेंस में आप ध्यान रखोगे, अगर आपको किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़े, प्लस चार्ज को, ठीक है, अगेंस्ट द सिस्टम, जैसे मान के चलो, कैसे, अगर सर यहां पे बहुत सारे इस पॉइंट पे माइनस चार्ज है, आप प्लस क्यू को किसी दूसरे पार्टिकुलर चार्ज पे ले जा रहे हो, किसी दूसरी जगह ले जा रहे हो, वहां मान के चलो प्लस चार्ज है सारे, ठीक है, प्लस चार्ज है सारे, तो आप क्या काम करोगे, माइनस क्यू को आप ले गए, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ ले जाने के लिए, क्योंकि सर यहां इन दो फोर्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, जो सेम चार्जेस होते हैं दे रिपल, ठीक है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। मैं चाह रहा हूं इस क्यू को यहां से लेकर यहां ले जाऊं, तो मुझे अगेंस्ट द सिस्टम काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो आपस में अट्रैक्ट है और मुझे जबरदस्ती इसको खींच के यहां ले जाना पड़ेगा, और जब मैं ले जाऊंगा इस चार्ज को तो मुझे एक वर्क डन मिलेगा, कुछ काम किया मैंने, तो उस काम को बेटा हम वर्क डन कहते हैं, और इस वर्क डन को हम डिनोट करते हैं एक फॉर्मूला से, दैट इज नथिंग बट वर्क डन इज, आप बोलोगे एक चार्ज पे कितना काम करना पड़ा बेटा, क्यू, ठीक है, यानी कि एक चार्ज पे काम करना पड़ा, अगर इसको यूनिटरी मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना काम करना पड़ा मुझे, ठीक है, एक चार्ज को कहां पे लाने के लिए, अगर मैं काम की बात करूं तो कितने टाइम में, ठीक है, नाउ यू कैन सिंपली राइट इट एज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली चार्ज जो फ्लो होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फ्लो होगी ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो सेकंड फार्मूला जो आपके पास हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप एक्सटर्नल बैटरी से अप्लाई करोगे उसी से तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो V इज नथिंग बट W डिवाइडेड बाई Q, ठीक है, यानी कि ये एक वोल्ट जो होता है आपके पास वो 1 जूल बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 कूलम। सर अब क्या होगा, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो इट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय जूल्स, वर्क डन की जब मैं बात करता हूं, V वोल्ट्स को हम V में डिनोट करते हैं, और Q हमारा चार्ज है जो C में है। 1 वोल्ट चार्ज की अगर मैं 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सिंपल इसका डेफिनेशन भी आप साथ में याद रखोगे, ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये वाले क्वेश्चंस जो है अच्छे से एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सेल, एक सेल ने काम किया है, अगर उसके पास चार्ज दे रखी है बेटा, चार्ज कितना दे रखा है 20C चार्ज दे रखा है, इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है हमारे पास, V इज नथिंग बट 3 वोल्ट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, W इज नथिंग बट वर्क डन, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, करना क्या है सर, W इन दो को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 20 इंटू 3 है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 60, वर्क डन की बात हो रही थी तो जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये कुछ सिंबल्स है हमारे पास, बहुत सिंपल से सिंबल्स है। इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल जो होता है आपके पास, सेल का सिंबल वो इस तरह से होता है, एक जो दो कनेक्शंस बनाया जाता है, दिस लॉन्गर वन साइड रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अगर मैं बहुत सारे सेल्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूं, इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दूं, इस तरह से कनेक्ट कर दूं, इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा बेटा, इसको हम बैटरी बोलते हैं। और ये वाला जो स्विच का सिंबल है, जिसे प्लग की भी बोला जाता है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपन स्विच, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपन स्विच। इसको क्या कहा जाता है? ओपन स्विच कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट ओपन स्विच। और ये वाला जो है स्विच क्लोज्ड, ये वाला यानी कि डॉट है तो मतलब बंद किया हुआ, बटन दबाया हुआ, आप ऐसे याद रखो, बटन दबा के बंद कर दिया, ओके। अब वायर का ज्वाइंट ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, कनेक्शन। उसके बाद अगर वायर का कनेक्शन नहीं है और ऐसे ही उनको एक जगह पे असेंबल कर रखा है, तो हम ऐसे घुमाते हैं उसको बेटा, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। ये होता है विद कनेक्ट करके। अगर दूसरा वायर ऐसे होगा तो वो कुछ यूं दिखाई देगा आपको, समझ गए? अब आप आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को कुछ इस दिल वाला सिंबल जो है वो बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये आप फिर ऐसे और ऐसे दिखा सकते हो। उसके बाद रेजिस्टेंस को ऐसे मेजर किया जाता है, ऐसे मेजर नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस, यानी कि अपोजिंग टू द फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, जिसे चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर को कुछ इस तरह से भी शो किया जा सकता है और कुछ यूं करके भी शो किया जा सकता है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, यूं करके भी शो किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि एग्जैक्टली क्या किया जाता है, बनाया जाता है इसलिए ताकि और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर ताकि सर्किट सेफ रहे, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद सर्किट होता है बेटा, ध्यान रखोगे सर्किट के कंपोनेंट्स आप याद रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक सर्किट का डायग्राम बनाओ और इसके कंपोनेंट्स को आप डिस्कस करो, ठीक है। सबसे पहले एक बैटरी, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V, समझ गए बात को, ये आप दिखाएंगे। V है हमारे पास, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच है। ओपन स्विच मतलब ये वायर कनेक्टेड नहीं होगी तो इसको ओपन स्विच बोलेंगे, ये अब कनेक्टेड है तो क्लोज्ड है, ठीक है। इस तरह से ये रियलिस्टिक सिंबल है और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, समझ गए। एक इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यहां से बेसिकली आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो कुछ यूं चल के आएगा, ठीक है, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव एंड इट मूव्स ऑन, समझ गए बात, इस तरह से चलेगा। और याद रखना एक बात, एक कंडक्टर के अंदर देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स राइट, तो करंट हमेशा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तभी तो ये इधर से इधर को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखोगे कॉन्सेप्ट में अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है हमें? एक्चुअली ओहम ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनसे उसके एक पता चला कि अगर मैं किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं तो करंट भी बढ़ जाता है। तो एक्चुअली क्या होगा बेटा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पहली बात ये हो गई कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ, अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो जिस मटेरियल की बात की जा रही थी तो यू कैन टॉक अबाउट कि V इज इक्वलिटी साइन लगा देते हैं एंड यू कैन गेट V इक्वल्स टू IR, वेयर दिस R इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफर्ड हियर, इज इट राइट? तो रेजिस्टेंस में एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस में एक चीज का ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? ओम से मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है कुछ यूं करके होता है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। अब ये दो फॉर्मूलाज बन गए, इससे आप I के अलग से फॉर्मूलाज बना सकते हो। I कैन बी रिटन एज V अपॉन R, ठीक है। और इस तरह से R को आप क्या लिख सकते हो? V अपॉन I। तो ये कुछ यूं करके आप कॉम्बिनेशंस जो है बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन। आपको कहां याद होगा? अभी फिलहाल आप याद रखोगे V इज इक्वल टू IR, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और इससे मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या आती है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओहम्स लॉ अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फैक्टर्स अब इस रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसमें बेटा सबसे पहले लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी बेटा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी।
अगर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह बन जाएगी। मतलब सर ज्यादा एरिया तो रेजिस्टेंस तो कम हुई, उसके फ्लो को कम अड़चने आएंगी रास्ते में मूव करने से। ठीक है, अब अगर इस प्लॉट को, इस ग्राफ को समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, देखिए अगर मैंने यहां पे बात की, अगर मैंने यहां पे बात की बेटा, ये मेरे पास एक वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है, और यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V में जितना चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में I में उतना चेंज होगा। ठीक है, अब ध्यान रखियो, इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, अब ध्यान रखना अच्छे से करना, क्योंकि न्यूमेरिकल ओहम्स लॉ पे ही आएंगे, तो अच्छे से समझ जाना इसको। अब अगर बेटा मैं V को 1 रख लेता हूं, तो ऑब्वियसली V अगर ये 1 होगा तो आपका I भी कुछ इसी के अराउंड आएगा। ठीक है, 1V यहां से 1 एम्पियर, अगर मैं यहां से 2V कर दूं तो 2 एम्पियर, यहां से 3V कर दूं तो 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर, यहां से 4V कर दूं तो 4 एम्पियर, यहां से 5V कर दूं तो 5 एम्पियर। समझ गए बात को? अब अगर इसका मैं V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको इजीली चेक करके आएगा सर कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 9th क्लास में बना रखा होगा सभी ने, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इस तरह से ये 1 ये 1, तो इस तरह मतलब स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब ये लाइन जो है ये मुझे रेजिस्टेंस शो कर रही है, V बाय R का रिलेशन बता रही है। तो अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में कभी कभार अगर उल्टा ग्राफ दे दिया आपको, तो याद रखोगे अगर ये IV है तो IV आपको हमेशा से 1 बाय R का रिलेशन देते हैं। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से हो जाता है कि अगर दो रेजिस्टर्स हैं या कनेक्टर्स हैं, इनमें रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगी, अगर यहाँ V दिया हुआ है यहाँ I, इसका ग्राफ ये दे रखा है, तो ये ऊपर वाला जो होगा इस केस में अगर V यहाँ पे है, ठीक है, अगर V आपका वर्टिकल एक्सिस पे है तो इसकी रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, सॉरी, इसकी दूसरे वाले की रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर ये वाला ग्राफ है, IV दे रखा है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, क्विकली बता रहा हूं ये चीजें क्योंकि ये सारा लाइव में प्लान था। IV अगर आप ध्यान रखोगे IV, तो हम यहां पे 1 बाय R को फाइंड करेंगे। तो अगर इस तरह से दो आपको मैंने बता दिया, दो कंडक्टर, उनकी दो रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, आप रेजिस्टेंस बताइए। आप क्या काम करेंगे, बताएंगे बेटा कि ये वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब ये A है ये B, इसमें B की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एज क्योंकि ये 1 बाय R में है ना, तो रिवर्स करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। समझ गए आप बात को? ये बहुत है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी ये बहुत सिंपल है। अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जिसपे अभी तक हम बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टर्स बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करती है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। डिनोट किससे करते हैं हम? ओहम से डिनोट करता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मटेरियल इज डिफरेंट, मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, तो मटेरियल पे बात करता है। तो बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डेफिनेटली डिपेंड करती है, मटेरियल पे डेफिनेटली, शेप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो एक चीज याद रखोगे, इसी पे एक क्वेश्चन भी होगा आपके पास। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, ध्यान रखना। ये बेसिकली किसी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए हम डिफाइन करते हैं कि इस मटेरियल में कितनी ताकत है करंट को स्टॉप करने की। जैसे ये एक मटेरियल है, रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, मान के चलो उस मटेरियल की, एक पर्टिकुलर एल्युमिनियम की अगर मैं देखे किसी अलॉय की बात करूं, तो हर एक की रेजिस्टिविटी अलग अलग हो सकती है। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि उसके अंदर कितना ऑब्स्ट्रक्शन वो दे सकता है करंट के फ्लो को, तो वो बेसिकली ओहम मीटर में बताई जाती है कि ये ओहम मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले आप देख लो, हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए यहां पे रेजिस्टेंस का अगर हम फार्मूला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये हो गया। R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, भी हो गया बेटा। ठीक है, इन दो को कंबाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, समझ गए बात, ऑफ अ मटेरियल। R इंटू L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन एरिया, ठीक है, तो ये R अपॉन L अपॉन A हो जाएगा। अब समझ लो सर, अगर यहां से मुझे रो का वैल्यू चाहिए, यहां से मुझे रो का वैल्यू चाहिए, तो रो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यहां पे ध्यान रखो, R, इस A को मैं इधर लेके आ जा रहा हूं, तो ये डिवाइड में था तो मल्टीपल हो जाएगा, L मल्टीपल में तो डिवाइड आ जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट निकालते हैं, R किसके बराबर है? R इज सर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बेसिकली किसमें मेजर होती है? ओहम्स में। ठीक है, ध्यान रखना, ये ओहम में मेजर होती है।
एक इसमें मेजर होता है एरिया, दैट इज इन मीटर स्क्वायर। लेंथ किसमें होती है? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ये हो जाएगा ओहम मीटर। बात क्लियर? ठीक है, तो इसका आपसे पूछा जाएगा या डिराइवेशन पूछी जाएगी तो आपको लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि इट इज बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सब्सटेंस, इन ए कंडक्टर। डिपेंड्स ऑन लेंथ, साइज पे डिपेंड करता है और कंडक्टर पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। दूसरी बात, अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल की बात करूं, ठीक है, विद यूनिट लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन, तो इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। याद रखना ये चीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। दूसरी बात, लेंथ को कितना भी बढ़ा दो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी ना भाई। आपके पास मैंने एक एल्युमिनियम का तार दे रखा है, उसको बढ़ाने घटाने से, पीटने काटने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। वो तो एल्युमिनियम है, उसकी रेजिस्टिविटी वही होगी जो है वो रहेगी, अब चेंज थोड़ी होगी जब तक ना हम उसमें कुछ और ना मिक्स कर दें। ठीक है, आर साइज ऑफ द कंडक्टर, तो ये इससे इंडिपेंडेंट होती है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। यूनिट इसका ओहम मीटर होता है, जो आपको मैंने डिराइव करके भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, जिसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है 3 मीटर, जो है लेंथ मेरे पास वायर का दे रखा है, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओहम्स। तो बेटा लेंथ कितना है आपके पास? 3 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? आर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एरिया, तो एरिया कुछ ऊट-पटांग नहीं दे रखा, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अगर मैं बात करूंगा मुझे क्या बोला? फाइंड रेजिस्टिविटी। फार्मूला याद रख लो भाई, रो किसके बराबर होता है आपके पास? रो का यहां पे देख लीजिए। ठीक है, अगर 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 ये रहा, मैंने आपको क्या कहा, पहले आप रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो सर अगर भूल गया एग्जाम में तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है सर, रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा सर एल अपॉन ए। अब इसमें से रो निकालना है, देखो इस ए को अगर इधर लेके आ जाओगे बेटा, तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो मस्ट बी इक्वल टू आर, एक तो आर है ही, ए को इधर लाओगे तो आर ए डिवाइड बाय एल, तो ये हो जाएगा बेटा। समझ गए बात? तो रो अगर यहां पे देखोगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है मेरे पास 60 ओम्स का। तो अब मेरे पास रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? एक तो बेटा 60, समझ गए बात। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना है बेटा? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा हमारे पास? लेंथ जो दे रखी है एल, एल कितना है? 3 से अगर हम ये काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, रो इज इक्वल टू 20 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -7। अब आगे बढ़ते हैं, 20 है मेरे पास। ठीक है, अगर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा वो हो जाएगा 80, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, 20 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 80 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। एक और डेसिमल को शिफ्ट करते हैं इधर, एक और डेसिमल को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं, देखो ये 10 रेज टू पावर -7 है, इसे मैं ऐसे भी तो नहीं लिख सकता ना। देखो बेटा 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -7 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 7। इनमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। ठीक है, 10 रेज टू पावर -7 है मेरे पास। ठीक है, 80 ऐसे ही था, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसको। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 80 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 7 को मैं लिख दूं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6, ऐसे ये से एक जीरो बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 को फिर से ऊपर लेके आ जाओ, 8 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अगर ऐसे याद रहता तो बेटर है। अगर उसके बाद क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो ओहम मीटर लिखना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर आप डेसिमल को पीछे ले आते हैं तो सिंबल का एक पावर आप कम कर सकते हैं, वो आपको पता होगा, 8th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, मैंने ये लाइव में सेशन रखा था, तो ऑब्वियसली डज नॉट डिपेंड, इज इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड। ओके, यानी कि ये डिपेंड नहीं करती है बेटा, शेप इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में सिंपल याद रखो, अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में रखे हुए हैं तो आप एक चीज कैटेगोरिकली जहन में बिठा लो, सर उनको सिंपल ऐड कर दो। मतलब क्या करना है सर, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो ऐड। सीरीज में एक चीज याद रखोगे, करंट जो है बेटा सेम रहता है,
याद रखो, सिंपल सिंपल से लॉजिक, अब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करंट रिमेन्स सेम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, तीनों को ऐड कर दो। एक सिंपल सी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहां मैंने एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये समझ गए बात, और यहाँ एक दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, यहाँ एक तीसरा रेजिस्टर लगा दिया, और इस रेजिस्टर को मैंने प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया, ठीक है बेटा, समझ गए बात। ये सीरीज में है। अब सीरीज में एक चीज होगा, करंट तीनों में सेम रहेगा, समझ रहे हो, यहां से करंट निकला तो आई अगर निकला तो आई इधर भी आया, इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया, और ये मेरे पास अगर आप ध्यान रखोगे तो ये भी सेम है, समझ गए बात। अब इसमें करंट क्या रहेगा, सेम। मान के चलो मैंने कोई बैटरी लगा दी थी यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये करंट चल रहा है, मान के चलो ये 2 ओम का था, ठीक है, इस तरह ये 3 ओम का था, इस तरह से ये 4 ओम्स का था, तो ऐसे आप लिख लो। अगर इसका मुझे एक्चुअली रेजिस्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि आर इक्विवेलेंट जो मेरे पास होगा वो होगा तीनों का सम, 2 + 3 + 4, ये हम ऐड कर देंगे, जो ऐड में आंसर आएगा तो रेजिस्टेंस में हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पैरेलल की कहानी कैसे है। अगर बेटा आपके पास इस तरह से यहां से करंट आया, अब ध्यान रखोगे करंट को जाने के 3 रास्ते हैं, इसमें आप ध्यान रखोगे, आधा इधर चला गया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3, मतलब तीन हिस्सों में बट गया, I2 इसमें गया। आप इंडिविजुअली भी आप निकाल सकते हो इसका, लेकिन सर अगर आप इसे एक एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो वो V जो है थ्रू आउट सेम रहेगा। पैरेलल से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल से पोटेंशियल डिफरेंस, करंट से सीरीज, C फॉर सीरीज, ऐसा कुछ याद करके इसको रख लो। C में करंट मैंने सेम, ठीक है, और सीरीज में करंट सेम होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल सिस्टम, आपके पास ये जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब ध्यान रखो बेटा, अब इसको जब ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकाली जाती है, 1/R किसके बराबर होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समझ गए बेटा बात को, बहुत सिंपल है, 3 R के वैल्यूज लगाने, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। सर दोनों पैरेलल में दे रखे, दोनों पैरेलल में दे रखे होते, अगर ऐसा ना दे के ये कुछ यूं दे रखे होते, XY कुछ यूं दे रखा होता बेटा, XY कुछ यूं दे रखा होता, एक यहां लगा होता और एक सीधा सामने लगा होता, इस तरह से, ठीक है, एक सीधा सामने लगा होता, और यहां आपके पास Y होता, यहां आपके पास X होता, ये आपके पास 3 ओम का होता, और ये आपके पास 6 ओम का होता है। इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो देखा मैंने, जब करंट डिफरेंट हो जाए तो पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, जब करंट को 2 रास्ते मिल जाएं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। हम क्या काम करेंगे बेटा, आर इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, देखो 1/R1, यानी कि ये अगर मैं R1 मान लो, ये वाला R2 मान लो, तो ये मेरा R1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/3 ओम के बराबर हो जाएगा, 1/3 ओम, ठीक है, प्लस 1/R2 दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी 6 ओम्स। तो ये मेरे पास टोटल निकल के आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 1s are 6 हो जाएगा बेटा, प्लस 3 1s are 3 डिवाइड बाय 6, यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम कर रहा हूं मैं सिंपली, 6 3s are 18, इज इट राइट। तो मेरे पास ये आ जाएगा बेटा 9 डिवाइड बाय 18, तो 9 1s are 9 9 2s are 18। जब आपके पास पैरेलल में 2 लगे हों तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी कर सकते थे, ठीक है, कि इन 2 को सिंपली आप ऐड कर सकते हो, ऊपर 3 + 6 को आप ऐड करते, और अगर इन 2 को डिनोमिनेटर के लिए मल्टीप्लाई कर देते तब भी आपका आंसर यही आता, 3 + 6 is 9, 3/6 is 18, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यानी कि R 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया बेटा आपके पास, 1/2। तो R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा आपके पास सीधा 2। सर कैसे, इसको मैंने उल्टा कर दिया, RE/1 2/1, 2/1 2 के बराबर होता है, RE/1 इसके बराबर होता है, तो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ गया 2 के बराबर। अगर ये सीरीज में होता तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों को ऐड कर देना था, तो 9। अब एक चीज आप ध्यान में रख लो कि जब हम सीरीज में कनेक्शंस करते हैं तो याद रखो कि सीरीज में जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का वो ज्यादा होता है, तो हम याद रखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये चीज आप हमेशा से याद रखोगे ना। एक और है बेटा, अब इसमें क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, और जब आप वीडियो देखते हुए यहां पहुंचे तो प्लीज इसका जो रेजिस्टेंस है डेफिनेटली आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डरना नहीं है आगे बढ़ते रहना है। सर आज रोजा है, गाना मत गाओ, ओके चलो।
16 ओम और 8 ओम हमारे पास दे रखे हैं, दो सीरीज में है बेटा। देखो अगर यहां से आपके पास करंट आएगा, इसमें और इसमें सेम रहेगा, यहां से करंट चेंज होगा, यहां से करंट चेंज होगा, समझ रहे हो बात, यहां से करंट चेंज होगा। अगर बेटा यहां से करंट चेंज होगा तो मतलब ये दो सीरीज में हो गए, इनको ऐड कर ले तो ये 16। और याद रखो ये और ये आप पैरेलल में है, तो करेंगे कैसे सर, फार्मूला अभी बताया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16। अब एक तरीका और भी सुन ले, अगर तेरे पास दो सीरीज में आ रहे, दो पैरेलल में आ रहे और दोनों सेम है, और दोनों सेम है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों में से एक का नाम ले लो, 16 डिवाइड बाई 2 कितने हैं, मतलब दोनों में से एक का रेजिस्टेंस ऊपर लिख लो और कितने रेजिस्टर से लगे हुए सीरीज में। मतलब अगर यहां पे ऐसा होता, यहां पे ऐसा होता 4 4 और 4 का एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड होते किसी तरीके से, ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्ट करके होता है। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे जो एक्चुअली मुझे रेजिस्टेंस निकालनी होती तो वो होती सीधी 4/3 के बराबर। तो ये चीज आप जहन में रख लो अच्छे से, ठीक है। तो इससे भी अगर आप आंसर पे जाओगे तो आंसर ऐसा ही निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट 16 1s are 16 प्लस ऑफ 16 1s are 16। तो बेटा ये हो जाएगा 256। आपके पास सर आंसर आ जाएगा 32/256। इसको अगर हम उल्टा करेंगे बेटा तो आपका r इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 256/32, 256/32। समझ गए बेटा बात को। तो ये बाद में आ जाएगा आपका 8 के बराबर, ठीक है। और यहां से जो आया था 8 एम्पियर, तो उसी के बराबर आएगा। सॉरी क्या है, रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ओम्स में। अब सर ये वाले को क्या करेंगे, देखो ये वाले तो अभी बोलोगे सर आप सीरीज में नहीं है, सीरीज में इसलिए नहीं है मेरी जान कि यहां से जो करंट आ रहा है वो यहां पे भी तो ऐड हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें करंट सेम नहीं है। तो पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 4 का। आप क्या काम करोगे, 1/4 प्लस ऑफ 1/12, ये आपका 1/RE का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/RE इज इक्वल टू 12 1s are 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 12 4s are 48। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 12 4 कितने हो गए मेरे पास बेटा 16/48। ये हो जाएगा 16 1s are 16 3s are, मतलब उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3, बाहर भी कितना लगा हुआ है 3, तो मतलब ये दो अब सीरीज में हो जाएंगे। अब इनका बना दो एक बाहर में ऐसा, ठीक है, इस तरह से। समझ गए बात, मतलब अगर आपको दिखाना हो तो आप अलग से इसको दिखा सकते हैं, इन दो को अब सीरीज में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कि इन दो का जो इक्वल रेजिस्टेंस निकाला हमने इन दो का, वो आया 3 के बराबर, और इसका भी आया ऑलरेडी 3 है ही, इन दो को ऐड करेंगे तो 6 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब आपके बोर्ड में आया था 3 रेजिस्टर्स जो है वो ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, हर एक की रेजिस्टेंस है, इस तरह से 3 रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, समझ गए बात, ये भी 3 ओम का है, और दूसरा रेजिस्टर मेरी जान कुछ यूं करके है, ये भी ओके 4 ओम के हैं भाई, रोजा है तो मतलब सर कुछ भी 4 ओम्स, ठीक है 4 ओम्स, ठीक है ओके। लाइव में कुछ इशू आ गया तो मैंने एक्चुअली इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया, कोई मसला नहीं, बट आई स्टिल गिव यू द गारंटी के आपको वही वाला फील आएगा। चलिए भाई, इसको अगर मैं किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं तो पॉसिबली आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। तो बेटा पैरेलल में अगर इन 4 को मैं कनेक्ट करता हूं तो सबसे कम होगी, मैंने अभी बोला था मुझे 6 चाहिए, ठीक है। अगर मैं पैरेलल ले जाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे अपने एक पार्टिकुलर वैल्यू से भी कम आनी चाहिए, 4 से कम ही मिलेगी, ठीक है। अब अगर मुझे 3 रजिस्टर दे रखे हैं, मेरे पास 3 रजिस्टर है, हर एक की रेजिस्टेंस जो है 4 ओम के बराबर है, इन्हें मुझे इस तरह से कनेक्ट करना है, इस तरह से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मेरे पास बन के आ जाए वो 6 ओम हो। तो कैसे करेंगे मेरी जान, ध्यान रखो अच्छे से। सबसे पहले अगर सर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो देखो ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो सर, ऐसे ऐसे, मतलब 4 4 12, 4 4 8 4 12, तो 12 हो जाएगा सर, हमें 6 चाहिए, इसका आधा। तो हम एक काम करेंगे, 2 को पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, 2 को पैरेलल में लगा देंगे, 2 को पैरेलल में लगा देंगे सर, ठीक है, 2 को पैरेलल में लगाएंगे और एक वाले को सीरीज में लगा देंगे। देखो कैसे बेटा, ये 4 और ये 4, अभी बताया था जब ऊपर नीचे सेम हो तो जितने एक की रेजिस्टेंस ले लो 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया 2, बाहर कितना बचा बेटा 4 है, क्योंकि बाहर वाला रेजिस्टर भी 4 ओम का है। अब ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, मतलब इन दो का रिजल्टेंट जो भी निकलेगा वो यहाँ हम बना लेंगे कि वो आया सर हमारे पास 2 ओम का। तो 2 और 4 को अगर सीरीज में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,
तो इट्स पॉसिबल, तो आप लिख सकते हो इसे कि दो को पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा और एक को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो आगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। आया हुआ क्वेश्चन है, 60 वोल्ट आपके पास V दे रखा है, ठीक है, V दे रखा है मेरी जान 60 वोल्ट। और उसके बाद क्या है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो करंट मेरी जान ध्यान रखो 4 एम्पियर का करंट दे रखा है, बहुत सिंपल सर। व्हाट इज द करंट विल द हीटर बी प्रोड्यूसिंग इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120। आपको पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, आपको पता है ये चीज। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से कर लो। वोल्टेज बाय करंट सर 4 एम्पियर इज मस्ट बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय करंट इन एम्पियर, दैट इज x, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय 60 इज गोना बी 60 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 120 इनटू 4 एम्पियर, ठीक है, तो हो गया ये। अब यहां से अगर हम बात करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय द x, तो 60 को उधर घुमा लो सिंपल, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, मान के चलो x को i रख लो भाई, करंट तो निकालना है, कीप इट एज i, ठीक है। मैथ्स का फोबिया नहीं, मैथ्स का लव जो है वो x सर रोजा है। I इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा 60 करेंगे, तो 62 जार और यहाँ 2 4 जार, तो बेटा ये एक्चुअली एम्पियर जो है आपके पास, सॉरी एम्पियर्स में आ जाएगा, तो 8 एम्पियर का करंट जो है बेटा जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे यूजिंग R, रिजल्टेंट R, उसके तरीके से भी हो सकते थे। तो ऑब्वियसली वायर तो एक ही है दोनों में, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी। हाउ मच द करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस इफ, आपके पास V दे रखा है बेटा, देखो V दे रखा है 220 वोल्ट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो ये दे रखा है आपके पास, समझ गए, रेजिस्टेंस भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, R कितना दे रखा है 1200, ठीक है। आपको क्या बोला हाउ मच करंट बोलना है, तो बेसिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, करंट चाहिए सर, तो V डिवाइडेड बाय R कर दो, V का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप ये वाला कर लो, ठीक है, सिंपल। और दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरह का है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बट इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में करके जाना अच्छे से। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ध्यान रखो। सबसे पहले आप इसका एक स्टेटमेंट याद करेंगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब इन सबको बेटा हम कंबाइन करेंगे तो यू विल राइट इट एज H इक्वल्स टू I स्क्वायर R और T, हो गया आपका जूल्स हीटिंग लॉ। क्या होता है, जितना आप एक मेटल को हीट करेंगे, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में करंट को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हीट जितनी जनरेट होगी उस चीज को आप समझिए बात को, ठीक है, हीट कितनी जनरेट होगी डिपेंड्स अपॉन आप करंट को बढ़ाते जाओ। तो यहां से देखो रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जितना रेजिस्टेंस मेटल में ज्यादा होगा या कंडक्टर में ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट करेगा वो, ठीक है। अगर यहां से मैं इसकी बात करूं कितने टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली जितने टाइम रखोगे उतने टाइम हीट अप होगा, ठीक है, तो तीनों पे एक्चुअली डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अब ये सेम यही कहानी आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं बेटा, तो आप इसको याद रखोगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है इनसाइड ए न्यूट्रल गैस और वैक्यूम, ठीक है, तो ये चीज याद में रखोगे। When the current passes through the filament heats up and emits light, तो हीट प्रोड्यूस करता है with most energy lost as a heat। इलेक्ट्रिक फ्यूज आजकल आ गए, बेसिकली आज नए एलईडी बल्ब्स आ गए, वो ज्यादा हीट अप नहीं होते ताकि उसमें सेविंग्स हो जाती है बहुत सारी। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट वायर उसके अंदर दी जाती है, अगर हाई मेल्टिंग की लगा दें सर तो क्या होगा, हाई मेल्ट वो तो जलेगा ही नहीं, तो घर जला देगा ना, घर जलेगा तेरा, मेरा मतलब तेरा मतलब नहीं, ठीक है अब क्या ही बोलूं, इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट वायर इन ए सर्किट, समझ रहे हो बात। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट की होगी तो तब तक नहीं जलेगी जब तक ना पूरा घर जलेगा। इफ करंट राइजेस सडनली द वायर मेल्ट्स ब्रेकिंग द सर्किट एंड ऑब्वियसली डैमेज वगैरह तो होंगे। इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, ये भी एक निक्रोम की कॉइल यूज करता है, किसके लिए, जिसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं, यू ऑल नो दैट, इज इट राइट। ये चीजें आप इसमें याद रख सकते हो। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर आप ध्यान रखते हो एक्स सीरीज का, आपके पास जिसके पास भी पेपर होगा तो इसमें एक्चुअली ये पूछा गया है। रेजिस्टेंस बेटा 20 ओम का दे रखा है, 20 ओम का दे रखा है, करंट 5 एम्पियर का है, करंट 5 एम्पियर का दे रखा है, और आपसे बोला गया है टाइम भी बेटा 3 सेकंड्स 30 सेकंड्स आपके पास टाइम भी बोला गया है, तो इसके हिसाब से आप एग्जैक्टली इसको
कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे सर, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी वैल्यू आएगा बेटा, I का वैल्यू कितना है, I कितना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 20, रेजिस्टेंस कितनी है 20, ठीक है, मल्टीप्लाई द टाइम, टाइम इज 30, समझ गए बात। तो H इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, समझ गए बात। सो इस तरह से आप इसका आंसर जो है जूल्स में फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इज द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होती है, आप कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। अगर पावर हमने लाई बाहर से तो कितनी लाई, कितनी खर्च आई, ठीक है। जो अगर मैं पावर की बात, रेट ऑफ एनर्जी, आप किसी एनर्जी का यूज करते हो कंजप्शन के लिए तो रेट, रेट की जब भी बात आती है तो टाइम आ जाता है बेटा, और पावर को मेजर किया जाता है 1 वाट। तो 1 वाट बेसिकली आपका हो जाएगा 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में, ठीक है। तो इस चीज को आप जहन में रखोगे। तो 1 वाट को भी मैंने यहां डिफाइन कर दिया। ये 3 में से एक एग्जाम में होगा, वाट वोल्ट और आपके पास एक और होता है, एक तो वाट है, एक वोल्ट और एक एम्पियर है, बिल्कुल। पावर, पावर क्या होती है सर, P इज इक्वल टू वर्सेस इंडिया, ये याद रखना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो यहां से ये P इज इक्वल टू VI कह रहे हैं। V इज अगेन पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड दैट इज नथिंग बट V स्क्वायर बाय R। किसके बराबर है बेटा, V स्क्वायर बाय R के बराबर। कैसन सर, कैसन, ये P तुम्हारा I स्क्वायर है यार, P इज इक्वल टू V, V किसके बराबर होता है, खुद वायरल से याद रखोगे, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं इस V की जगह आई आर यहां लिख दूं, I केस में, इस पावर के केस में P और V आया था, इस V की जगह अगर ये ओहम्स लॉ वाली रेजिस्टेंस लिख दूं तो P की जगह सर V की जगह लिख दो आई आर, और यहां पे क्या आपके पास V की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, अब बचा इनटू I, तो ये कितना हो गया सर, P को ये सब भी तो लिखा जा सकता है I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। मतलब पावर तब भी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस और करंट दे रखा हो आपके पास, तब भी आप निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस कैरिंग 1 एमीटर, ठीक है, 1 एम्पियर ऑफ करंट एट 1 वोल्ट इन प्रैक्टिस अ लार्जर यूनिट। हाँ, अगर मैं लार्जर यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल यूनिट में किलोवाट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ, करंट इतना है, तो आप इसका पावर निकालो तो यस P इक्वल्स टू VI यूज करना है, V भी दे रखा है, I भी दे रखा है, तो टाइम निकाल लो। अब देखो कमर्शियल यूनिट्स में अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 वाट आर इसको बोला जाता है। एक्चुअली 1 वाट आर या 1 किलोवाट आर भी यूज किया जाता है। तो ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, 3 मल्टीप्लाइड 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर होता है, तो ये याद रखोगे। अगर कहीं आपको बोला जाए कि एनर्जी को एट द एंड आप जूल्स में कन्वर्ट करो, तो आप यहां से वो कॉन्सेप्ट जो है अपना यूज कर सकता है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर एंड इज आल्सो हेल्ड एज 1 यूनिट। जैसे हम बोलते हैं ना बाहर मीटर पे 200 यूनिट्स चढ़ गया, तो फिर 200 यूनिट्स बेसिकली आपके पास 200 किलोवाट आवर्स होता है। और उसके बाद आपके पास 1 मीटर का बिल कैलकुलेट जब करते हैं तो 1 मीटर का कॉस्ट अभी श्रीनगर में 4.5 से 5 चल रहा है शायद, तो आप इसके हिसाब से एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो है अपना निकाल सकते हो। बट ये रिलेशन याद रखोगे कि 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो अगर ये आपको कन्वर्ट करना हो लास्ट पे किलोवाट आवर को एनर्जी में, तो ये इतनी एनर्जी के बराबर आता है। समझ गए बात को सर, क्लियर है सर। तो यहां पे एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट जो है वो एग्जैक्टली खत्म होता है। तो मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो भी ला रहा हूं इसके जस्ट बाद। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।